Hello everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the newspaper analysis for 12th of December. Before that, if you want the PDF of this video, you can go to Telegram and search for IQ Tab official. आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी. First of all, let's see कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. सबसे पहले we'll talk about कि इंडिया ने रिसेंटली मेडिकल रिलीफ भेजा है टू अफगानिस्तान. So we'll talk about this. Then we'll talk about पेपर का कल्टीवेशन के बारे में. पेपर मीन्स काली मिर्च. इसकी कल्टीवेशन के बारे में हम बात करेंगे. Then we'll talk about two communities, that is चकमा एंड हजोंग communities. इसके बारे में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट पिनाका एक्सटेंडेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो कि इंडिया के पास रिसेंटली आया है, मतलब इंडिया ने इंडिजिनियसली इसको बनाया है. इसके बारे में हम प्रॉपर्टी बात करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इंडिया ने रिसेंटली अफगानिस्तान को मेडिकल रिलीफ भेजा है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले आपको अफगानिस्तान का लोकेशन और उसके नेबर्स के बारे में पता होना चाहिए. देन वी शुड नो अबाउट कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था. थर्ड कि इज अफगानिस्तान पार्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ग्रुपिंग विद इंडिया. तो आपको ध्यान रखना है सार्क जो है, सार्क के अंदर दोनों इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ही प्रेजेंट है. फोर्थ इज कि इंडिया अफगानिस्तान का बायलेटरल ट्रेड वॉल्यूम कितना है. एंड फाइनल क्वेश्चन दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्री पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन ऑन इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान. इंडिया ने कौन कौन से प्लेसेस पे अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है. हम इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे डिटेल में. एंड मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि आफ्टर द चेंज इन रजीम इन अफगानिस्तान, तालिबान ने टेक ओवर किया है, तो इसके चेंजेस के बाद हाउ कैन इंडिया ट्राई एंड बिल्ड इट्स रिलेशन विद द पीपल एंड द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, एंड हाउ कैन इंडियन प्रोस्पेक्ट्स जो इंडिया का जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान के अंदर उसको कैसे प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सकता है. ये क्वेश्चन आपके मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिसेंट अपडेट के हिसाब से ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने रिसेंटली सप्लाई किया है द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ मटेरियल्स एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के मतलब तहत इंडिया ने एक मेडिकल टीम यानी कि एक मेडिकल का इक्विपमेंट्स बहुत सारे जो अफगानिस्तान के अंदर रिसेंटली भेजे हैं, जो कि जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का रूल आया है उसके बाद ये फर्स्ट कंसाइनमेंट गया है. मतलब ऐसा नहीं है कि आज तक कभी इंडिया ने कोई कंसाइनमेंट नहीं भेजा है, बट तालिबान के टेक ओवर के बाद ये फर्स्ट कंसाइनमेंट था जो कि इंडिया ने भेजा है. जैसा हमें पता है कि इंडिया हैज़ नॉट रिकग्नाइज द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन इन अफगानिस्तान. इंडिया ने पूरी तरीके से इसको रिकग्नाइज नहीं किया है. इसलिए इंडिया जो भी ये मेडिसिन वगैरह भेज रहा है वो वहाँ के जो WHO के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो कि अफगानिस्तान का कैपिटल जो है काबुल, वहाँ पे कुछ लोग जो WHO के लोग बैठे हुए हैं उनको डायरेक्टली जाकर देगा. यानी कि आपको ध्यान रखना है ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं सेंड किया गया है, कि WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं उनको सेंड किया गया है. और ये जितने भी मेडिसिन वगैरह हैं वो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है काबुल के अंदर वहीं पर एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा. एंड आपको ये भी ध्यान रखना है जितने भी मेडिकल बॉक्सेस वगैरह दिए गए हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन दैट दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान. नाउ अगेन एज यू कैन सी ये डिप्लोमेटिकली बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जहाँ पर ये बोला गया है कि वी आर नॉट सेंडिंग इट टू द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि हम तालिबान को नहीं भेज रहे हैं ये चीज़, ये हम पीपल ऑफ अफगानिस्तान को भेज रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन द डायस्पोरा ऑफ इंडिया एंड डायस्पोरा ऑफ अफगानिस्तान. इट इज़ नॉट अ कनेक्शन बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट एंड अफगानिस्तान गवर्नमेंट. ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ आ रही होगी. नाउ इंडिया के अलावा ईरान, कतर, UAE, तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान, ये 5 ऐसी कंट्री ऑलरेडी थी जिन्होंने कुछ मेडिकल सप्लाईज एंड डिफरेंट ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट्स अफगानिस्तान को रिसेंटली भेजा है. जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर S जयशंकर, वो लगातार अनइम्पेंडेड, अनरिस्ट्रिक्टेड और डायरेक्ट एक्सेस की डिमांड कर रहे थे अफगानिस्तान में, ताकि वो ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह भेज सके, बिकॉज वहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ हार्श विंटर एंड ब्रेक डाउन इन मेडिकल सप्लाईज. अफगानिस्तान के अंदर जितना भी मेडिकल सपोर्ट था वो सारा का सारा ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है. वहाँ का जो मेडिकल सिस्टम था, जो वहाँ का हेल्थ इंफ्रा है, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है. तो ठीक है, यहीं पर उनको लोगों को हेल्प करने के लिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो लगातार ये डिमांड कर रहे थे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से कि हमें एक अनरिस्ट्रिक्टेड एक एक्सेस दिया जाए ताकि हम कोई भी जो रिलीफ वगैरह भेजना चाहते हैं हम भेज सकें. ठीक है, नाउ हेल्प इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द लार्ज नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स लिविंग इन टेम्पररी एंड अनसेफ शेल्टर्स. तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर सिर्फ ऐसे ही लोग मतलब प्रॉब्लम में नहीं है जो लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पर्सन भी हैं जिसका इस वॉर टॉर्न कंट्री, देखिए अफगानिस्तान एक वॉर टॉर्न कंट्री है, तो लगातार सिविल वॉर एंड लगातार डिफरेंट टेररिस्ट अटैक्स, इन सब के कारण बहुत लोगों के घर वगैरह टूट गए हैं, बहुत लोगों का पूरा शहर खत्म हो चुका है. तो वो लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो गए, मतलब एक जगह से सेकंड जगह वो भाग रहे हैं सिर्फ मतलब एक ही कंट्री के अंदर. तो वो जो टेम्पररी शेल्टर्स के अंदर है, वो जो अनसेफ शेल्टर्स हैं, वहाँ पर जो जा रहे हैं वहाँ पर भी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए भी हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड फाइनली अगस्त में जब तालिबान ने टेक ओवर किया था तब से ही तालिबान रजीम जो है लगातार इंटरनेशनल हेल्प मांग रहा है. वो चाहता है कि जो उसका काबुल एयरपोर्ट है, यानी कि जो उसके पास जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको फिर से ओपन किया जाए ताकि बाहर से सप्लाई
वगैरह आ सके, और इसके अलावा जो असेंशियल मेडिसिन है या फिर असेंशियल फूड वगैरह है उसकी डिमांड लगातार कर रहा है तालिबान गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जब से जो तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान के अंदर, उसके बाद जो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन केसेस भेजा, ये पहली बार वैसा हुआ है। ठीक है, जैसा हमें पता है इसका रीजन क्या है कि इंडिया अभी तक तालिबान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बिकॉज कि अब जब देखिए, हमेशा ध्यान रखना है आपको, बिगनिंग इज ऑलवेज द हार्डेस्ट। तो अगर इंडिया ने फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस सेंड कर दिया है, अब इंडिया और भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहे तो सेंड कर सकता है। स्पेशली देखिए, इट कैन बी फॉलोड बाय द लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फ्रॉम इंडिया टू अफगानिस्तान, जो कि सप्लाई किया जाएगा थ्रू अ ट्रांजिट फैसिलिटी फ्रॉम पाकिस्तान। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में ही डिस्कस किया था कि पाकिस्तान ने एक्सेस प्रोवाइड कर दिया था इंडिया को कि अगर कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह अफगानिस्तान तक पहुंचाना चाहता है इंडिया, तो वो पाकिस्तान के थ्रू पहुंचा सकता है। तो अब जब फर्स्ट बैच जा चुका है, तो अब इसके बाद क्या होगा, पाकिस्तान के थ्रू जो ट्रांजिट रूट इंडिया को मिला है उसके थ्रू इंडिया और भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह अफगानिस्तान में पहुंचा सकता है। बट आपको ध्यान रखना है, इंडिया इज अनलाइकली टू रिकॉग्नाइज द तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन। ये ऑल दो ये सारा काम जो कर रहा है, ये सिर्फ पीपल के लोगों के हेल्प के लिए कर रहा है। अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है, राइट, उनकी हेल्प के लिए कर रहा है। यहाँ पर तालिबान को रिकॉग्नाइज करने का इंडिया का कोई भी प्लान नहीं है। वो ये सब कुछ कर रहा है सिर्फ मेडिकल, एजुकेशनल और अदर काइंड ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन बोथ साइड्स, यानी कि वो ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी तरीके का तालिबान के साथ अपने रिलेशन को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है इंडिया। आपको चीज़ ध्यान रखना है। इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी कंडक्टेड ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, इट वाज लॉन्च इन अगस्त 2021 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था अफगानिस्तान के ऊपर, स्पेशली जो अफगानिस्तान का कैपिटल है काबुल के ऊपर जब टेक ओवर किया था, उस टाइम इंडिया ने एक ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, जहां पर जितने भी इंडियंस और अफगान के माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ठीक है, इन सबको वहां से हटा लिया गया था। मतलब उन सबको वहां से इवैक्यूएट करके अपने इंडिया के अंदर लाया गया था, जहां पर माना जाता था कि मोर देन 669 पीपल जो कि इंडियंस हैं और मोर देन 200 प्लस ऐसे लोग जो कि अफगान थे बट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे, उन सबको वहां से बचाकर इंडिया लाया गया था। ठीक है, अब अगर अफगानिस्तान की हम एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट जो पीओके के अंदर आता है, वो अफगानिस्तान के साथ डायरेक्टली टच करता है। तो इंडिया डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, बट पीओके को अगर हम पीओके को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इंडिया जो है डायरेक्ट बॉर्डर भी बनाता है अफगानिस्तान के साथ। इसके अलावा पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ देखिए ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और यहाँ से ईरान, ये 6 ऐसी कंट्रीज है जो कि डायरेक्टली टच करती है अफगानिस्तान को। ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको काबुल नाम का एक प्लेस मिलेगा। ठीक है, काबुल के नीचे जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज कॉल्ड कंधार, वो भी साउथ ईस्टर्न पार्ट में प्रेजेंट है इन अफगानिस्तान। ठीक है, अब आपको अफगानिस्तान का मैप प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इंडिया का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है अफगानिस्तान के अंदर। आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बिकॉज अफगानिस्तान जो है एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया को डायरेक्टली सेंट्रल एशियन कंट्रीज का रूट प्रोवाइड कर सकता है, ट्रांजिट रूट प्रोवाइड कर सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो द ओनली सार्क नेशन जहाँ पर वो पीपल हैव मच अफेक्शन फॉर इंडिया। ठीक है, अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके अफगानिस्तान और इंडिया के जो लोग हैं, जो डायस्पोरा है, उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा इक्वालिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा वो है अफेक्शन है। ठीक है, आपस में। नाउ इंडिया ने बहुत सारे रोड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, ठीक है, सब स्टेशन, स्कूल्स, ये सब कुछ वहाँ पर बनवा रखे हैं। और इंडिया का टोटल जो जो डेवलपमेंट किया है इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर, इट इज़ मोर देन $3 बिलियन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, $3 बिलियन। इतने का इन्वेस्टमेंट इंडिया ऑलरेडी कर चुका है अफगानिस्तान के अंदर। एंड अनलाइक इन अदर कंट्रीज, देखिए इंडिया ने जो डिफरेंट कंट्रीज में जाकर जो डेवलपमेंट वगैरह करता है, उसकी बातें तो इंडिया ने बहुत सारी कंट्री के साथ कर रखी है, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ। बट अगर आप देखेंगे बाकी सारी कंट्रीज हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। कुछ पॉलिटिकल डायलेमाज में फंसे हुए हैं, किसी के पास फंड नहीं है, सबके सब कहीं ना कहीं स्टक हैं। बट अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहां पर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिलीवर मतलब कर रहे हैं, लगातार वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। 2011 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, जिसमें इट रिकमिटेड इंडियाज असिस्टेंस, जहां पर इंडिया बहुत सारी चीज़ों को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा इंकरेजिंग द इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान, ये सब के सब चीज़ें इंडिया एक साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था, जहां पर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान को एक मार्केट की तरह डेवलप कर रहा था इंडिया, जहां पर इंडिया अपना इन्वेस्टमेंट को लगातार इंक्रीज कर रहा था। इससे क्या हो रहा था, इंडिया को इन्वेस्टमेंट करने का एक मार्केट मिल रहा था और अफगानिस्तान के अंदर लगातार डेवलपमेंट बढ़ती जा रही थी। ठीक है, यहाँ पर दोनों के लिए विन विन का सिचुएशन आ गया था। दोनों के बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो इट इज़ नाउ वर्थ अराउंड $1 बिलियन, मतलब $1 बिलियन के आसपास का बायलेटरल ट्रेड दोनों कंट्री के बीच में है। मतलब इतना इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों साथ में मिलाकर करते हैं।
अब अफगानिस्तान में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्टेट या फिर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर इंडिया ने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट ना किया हो। माना जाता है कि इंडिया के मोर देन 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो कि सारे के सारे जो 34 प्रोविंसेस अफगानिस्तान के अंदर, सबके अंदर एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट जरूर है। कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है उसको हम फटाफट शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सलमा डैम। देखिए, सलमा डैम जो है एक हाइड्रो पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि 42 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये हेरात प्रोविंस के अंदर है। हेरात जो है अफगानिस्तान के अंदर एक जगह है, वहीं पर ये पर्टिकुलर डैम प्रेजेंट है। 2016 के अंदर इसको फाइनली इनागोरेट किया गया था। एंड आपको ध्यान रखना है, इसी को इंडिया अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप डैम कहते हैं, सलमा डैम को। ठीक है। सेकंड इज जारान्स डेलाराम हाईवे। नाउ ये हाईवे जो है अराउंड 200 से ज़्यादा किलोमीटर लंबा हाईवे है, जो कि हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, BRO है, उसने इसको बनाया है। नाउ जारान जो है एक प्लेस है जो कि अफगानिस्तान में है, जो कि ईरान के बहुत ही पास है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर आप इस मैप में देखेंगे, देखिए दिस पर्टिकुलर थिंग जो आप देखेंगे, दिस इज अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान, नो दिस इज ईरान। ठीक है, यहाँ पर जो है ईरान है और ये पाकिस्तान है। तो ईरान के आप बहुत ही पास में देखेंगे, दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज जरान्स। ठीक है, अब देखिए जरान जो है ये एक $150 मिलियन से ज़्यादा का हाईवे है, जिसको अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है। एक रिवर है, खास रुड रिवर, जो कि डेलाराम तक जाती है। देखिए यहाँ पर ये आप देखिए रिवर देखेंगे, दिस इज खास रुड रिवर। ठीक है, वहीं से ये पर्टिकुलर जो आप ये देख पा रहे हैं, ये हाईवे है। इसी हाईवे को रिसेंटली यहाँ डेवलप किया जा रहा है। अब देखेंगे ये जो हाईवे है ये जाकर एक रिंग रोड से मिलती है, दिस इज रिंग रोड। ये रिंग रोड एक ऐसी जगह है जो कि ऊपर से मज़ार शरीफ यानी कि नॉर्दर्न साइड में, इधर से काबुल, गजनी और कंदाहार और हेरात, इन सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ है अफगानिस्तान के, इन सबको कनेक्ट करता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए अफगानिस्तान के अंदर ऑलरेडी एक रिंग रोड है। ठीक है, आपको बस यहाँ पर देखिए शॉर्ट में समझना है कि अफगानिस्तान जो है इसके अंदर ऑलरेडी एक रिंग रोड है। देखिए ये दिस इज द रिंग रोड। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिंग रोड इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जितने भी अफगानिस्तान के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, मज़ार शरीफ, काबुल, गजनी, कंदाहार, हेरात, ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, सबको ये कनेक्ट करता है रिंग रोड। ठीक है, तो ट्रेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया है इंडिया ने यहाँ पर आकर अपना एक खुद का एक यहाँ पर हाईवे बनाया है, जिसका नाम रखा है जरान्स डेलाराम हाईवे। ये जो जरान्स डेलाराम हाईवे है डायरेक्टली जाकर रिंग रोड से मिलता है। मतलब इंडिया ने अपने आप को एक अच्छा मौका प्रोवाइड किया है कि वो इस पर्टिकुलर हाईवे से जाकर के डायरेक्टली ट्रेड वगैरह और इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज कर सकता है इस पूरे जितने भी हेरात, मज़ार शरीफ, जितने भी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर प्लेसेस अफगानिस्तान के हर एक जगह पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए इसके बारे में हमने बात कर ली है। नाउ पाकिस्तान जो है लगातार इंडिया को अभी तक डिनाई कर रहा था कि हम ओवरलैंड एक्सेस नहीं प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अफगानिस्तान जाकर ट्रेड ना कर पाओ। राइट, रिसेंटली इंडिया ने ऑल्दो अफगानिस्तान को बोला था, तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बोला, पाकिस्तान ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने बोला कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन जो एड्स हैं सिर्फ वही आप दे सकते हो। मतलब इंडिया अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी अफगानिस्तान में लेके नहीं जा सकता है। तो उसके बदले का एक ऑल्टरनेटिव रूट जो है, अगर पाकिस्तान ने मना कर दिया है तो एक ऑल्टरनेटिव रूट की तरह काम कर सकता है, जहाँ पर देख सकते हैं आप, हम यहाँ से डायरेक्टली चाबहार पोर्ट जाएंगे, चाबहार से लेकर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाईवे को यूज़ करेंगे और आगे हम जारान्स डेलाराम हाईवे को डायरेक्टली कनेक्ट करके हम रिंग रोड तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा हो। नाउ इंडिया हैड ट्रांसपोर्टेड मोर देन 75,000 टन्स ऑफ व्हीट थ्रू चाबहार पोर्ट टू अफगानिस्तान ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ठीक है, देखिए पैंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान हम यहाँ से डायरेक्टली इंडिया से हमने क्या किया, इंडिया से हम डायरेक्टली यहाँ पे गए, ये जो चाबहार पोर्ट है यहाँ गए, हमने इस हाईवे को यूज़ किया, हम जरान्स डेलाराम हाईवे तक पहुँचे। उसके बाद हमने अफगानिस्तान के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इस पर्टिकुलर वीट को मतलब बांट दिया। द थर्ड इंपॉर्टेंट प्लेस दैट इज़ इन अफगानिस्तान, जो कि इंडिया ने उसको बनाया है, दैट इज़ अफगानिस्तान का पार्लियामेंट। ना जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है वो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल, वहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इट वाज बिल्ट एट अराउंड $90 मिलियन। ठीक है, $90 मिलियन में इसको बनाया गया था। 2015 में इसको फाइनली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी थे हमारे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था। और इसके अंदर एक जो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम का भी एक उन्होंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, इस बिल्डिंग के अंदर एक ब्लॉक बनाया हुआ है जो कि इनके नाम का भी है। फोर्थ प्लेस इज स्टोर पैलेस। ठीक है, नाउ आप देख सकते हैं दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, जो ये इसी को इंडिया ने रिसेंटली बनाया है। नाउ फोर्थ इज स्टोर पैलेस। नाउ ये एक ऑलरेडी एक बिल्डिंग था जो कि 19th सेंचुरी से चलता आ रहा था, बट इसको फिर से रीस्टोर कराया था इंडिया ने 2016 के अंदर। ठीक है, देखिए 1919 का जो एक रावलपिंडी एग्रीमेंट था वो यहीं पर हुआ था। अब समझते हैं रावलपिंडी एग्रीमेंट क्या था। रावलपिंडी एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसके तहत अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अफगानिस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से, दैट वाज थ्रू द हेल्प ऑफ रावलपिंडी एग्रीमेंट। तो ये जो रावलपिंडी एग्रीमेंट था ये इसी स्टोर पैलेस के अंदर साइन किया गया था। दिस इज द स्टोर पैलेस। ठीक है, इसी के अंदर ये साइन किया गया था। नाउ ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर इसी स्टोर पैलेस के अंदर जो अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ये पहले घर यहीं पर हुआ करता था। नाउ इसके बाद
2009 के अंदर इंडिया, अफगानिस्तान और साथ में एक आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क नाम का एक बॉडी है, इन तीनों ने साथ में मिलकर इसके रिस्टोरेशन का काम स्टार्ट किया और फाइनली 2013 से लेकर 2016 के बीच में इसका रिस्टोरेशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। दिस वाज ऑल फ्रॉम द डिस्कशन की अफगानिस्तान के अंदर हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट पेपर। पेपर का मतलब होता है काली मिर्च। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है किस तरह, देखिए आप देख सकते हैं ये एक शेड जो है ना, ये एक वाइन्स की तरह से उगाया जाता है। ठीक है, वाइन्स क्या होती है? वाइन्स एक ऐसी ट्रीज होती हैं जो कि जिसको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की हेल्प चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, उसे वाइन्स कहते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इसके लिए प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। सेकंड इज सबसे आइडियल लोकेशन कौन कौन सा है, स्टेट्स कौन से कंट्रीज है, सबके साथ हमें पता होना चाहिए। कौन से सॉइल है जो सबसे ज़्यादा काम आती है। थर्ड इज टॉप एक्सपोर्टर कौन है, टॉप कंज्यूमर कौन है, टॉप प्रोड्यूसर कौन है। फोर्थ इज ग्रोन इन विद स्टेट्स इन इंडिया। एंड फाइनली कौन कौन से डिफरेंट वराइटीज आपको उसके नेम पता होने चाहिए। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता है कि पेपर वाज द मेन स्पाइसेस जिसको लेने के लिए ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस एक्चुअली उन्होंने इंडिया को ढूंढना स्टार्ट किया था। ठीक है, और ये वो रीज़न था जिसके कारण हमारा कोलोनाइजेशन जो है स्टार्ट हुआ था। तो उसी के पर्सपेक्टिव में आपको एक आंसर देना है कि हाउ इज पेपर लिंक टू कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, डिड इट हैव एनी आफ्टर इफेक्ट्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ पेपर जो है इट इज़ अ पेरेनियल फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर है। पेरेनियल का मतलब होता है जो पूरे साल रहता है, और इट इज़ अ वाइन। वाइन क्या होता है? दीज आर दोज प्लांट जिसके स्टेम इट रिक्वायर्स सपोर्ट। ठीक है, तो अगर एक पर्टिकुलर एक ऐसा अगर आप सपोर्ट लगा देंगे उसके बाद उसके स्टेम जो है इसके ऊपर ऐसे ऐसे गोल गोल होकर पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ वाइन प्लांट। ठीक है, तो ये पेपर जो होता है वो भी इसी तरीके से ग्रो करता है। आप देख सकते हैं ये एक यहाँ पर बीच में सपोर्ट होगा, उसके आसपास ही पेपर ने पूरा ग्रो किया है। नाउ देखिए ये क्लाइंब करता है और खुद को ग्रो करने की कोशिश करता है। ये ह्यूमिड ट्रॉपिक्स के मतलब प्लेसेस में रहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई होती है। अब ये हाई ह्यूमिडिटी और हाई हॉट क्लाइमेट होने के कारण जो वेस्टर्न घाट्स का हमारा जो सब माउंटेनियस पार्ट है वो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पर पेपर को प्रॉपरली ग्रो किया जा सकता है। अगर इसे हम लैटिट्यूडनली चेक करें तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में ये प्रॉपरली ग्रो होता है, जो कि ट्रॉपिक्स का पार्ट है। राइट, इसी के पर्टिकुलर एरिया में ये सबसे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है और ये सी लेवल से लेकर के 1500 मीटर अबव सी लेवल तक पूरे एरिया में ये प्रॉपरली ग्रो हो सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अडेप्टिव होता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर सकता है अच्छे तरीके से। इसकी अगर आइडियल टेम्परेचर की बात करें, इट इज़ अराउंड 23 डिग्री से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस। देखिए ऑल दो ट्रॉपिकल एरियाज में है बट इसको टेम्परेचर रेंज इसके बीच में चाहिए, और एक एवरेज ऑफ 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर इसको लगातार मिलता रहे तो एक अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है। एक अच्छा रेनफॉल, एक एनुअल रेनफॉल जो कि वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए इन बिटवीन अराउंड 125 से लेकर 200 सेंटीमीटर्स के बीच में, दैट इज वेरी आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप। नाउ ब्लैक पेपर जो है इट कैन ऑल्सो बी ग्रोन इन अ वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स। सिर्फ एक पर्टिकुलर सॉइल में इसको मतलब उगाया नहीं जाता है, बहुत सारे डिफरेंट सॉइल्स में इसको उगाया जाता है। राइट फ्रॉम पीएच ऑफ 5.5 से लेकर 6.5, यानी कि 5.5 यानी कि स्लाइटली एसिडिक से लेकर के स्लाइटली बेसिक, इतने तक इसको प्रॉपरली उगा सकते हैं। लेकिन इसका जो मेन है सबसे ज़्यादा जो अच्छी तरीके से उगता है दैट इट ग्रोज इन रेड कलर का जो लेटराइट सॉइल होता है, इसके अंदर ये सबसे अच्छे तरीके से ग्रो करता है। नाउ इंडिया की बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द मेजर प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ब्लैक पेपर इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना आपको, इंडिया सबसे लार्जेस्ट नहीं है, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपको पता होना चाहिए। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो ब्लैक पेपर का है दैट इज वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए। वियतनाम जो है ब्लैक पेपर का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है, इट इज मेनली ग्रोन, जैसा हमने बात किया अभी रिसेंटली कि ये वेस्टर्न घाट्स का जो सब माउंटेन वाला पार्ट है वहीं पर सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाएगा, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटका है, तमिलनाडु है। ठीक है, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न पार्ट है वो, इसके अलावा कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, और फाइनली अंडमान निकोबार है। ये वो प्लेसेस है जहाँ पर ब्लैक पेपर जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बिकॉज यही वो एरिया जो है जहाँ पर रेड लेटराइट सॉइल पाई जाती है। ठीक है, वहीं पर जो ब्लैक पेपर है सबसे अच्छे तरीके से पाया जाता है। अगर हम हाईएस्ट प्रपोर्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा जो ब्लैक पेपर है इंडिया के अंदर वो केरला और कर्नाटका के अंदर मिलती हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब कुछ वैराइटीज़ हैं, देखिए आपको इस वैराइटीज़ के नेम पता होने चाहिए, बिकॉज ये वैराइटीज़ डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और वो पूछ सकता है कि वैरायटी किस चीज़ की वैराइटीज़ है। आपको ध्यान रखना है, मोर देन 75 वैराइटीज़ आर ऑलरेडी प्रेजेंट ऑफ ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च के 75 से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया के अंदर कल्टिवेट किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो उसका नाम है कारी मुंडा।
ठीक है। कारीमुंडा जो है केरला के अंदर इसको ग्रो किया जाता है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा कोटानादन, ठीक है, नारायकोडू, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट वो है, नीला मुंडी है, ठीक है, कुथरी वाली है, बालन है, कलूवली है, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ब्लैक पेपर के डिफरेंट वैराइटीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ ये अगर उतने अच्छे से ना भी याद हो तो दैट इज ओके, बट आपको ये दो जो स्टेटमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड प्रीलिम्स में अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, बिकॉज दीज आर हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉप, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पनियूर 1, 3 एंड 8, ठीक है, और इसके अलावा IISR गिरिमुंडा और IISR मालाबार एक्सेल, ये हैं जो कि नाम से बिल्कुल पता नहीं चल रहा है एंड दीज आर ऑल ब्लैक पेपर के वैराइटीज़। आपको इसके बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। और कुछ और वैराइटीज़ हैं जैसे कि श्रीकारा, सुभाकरा, पंचर्मी, पौर्णामी, ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ब्लैक पेपर के वैराइटीज़ हैं जिसके सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और जो मेन पेपर की जो ग्रोइंग कंडीशन है वो हमने यहाँ पर अभी प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको पेपर के बारे में प्रॉपर्ली पता चल गया होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज चकमा एंड हेजोंग कम्युनिटीज़। ये दो कम्युनिटीज़ है, इसके बारे में हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एथनिक पीपल है जो कि चिटागोंग जो हिल ट्रैक्ट्स हैं जो कि मेनली बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है, वहीं पे ये पाए जाते हैं। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो ये बांग्लादेश का जो नीचे वाला पार्ट है, लोअर पार्ट है, यही वो पार्ट है चिटागोंग जहाँ पर ये चकमा और हेजोंग कम्युनिटीज़ मेनली पाई जाती हैं। चकमास जो हैं वो मेनली बुद्धिस्ट हैं और हेजोंग जो होते हैं वो हिंदूज होते हैं। देखिए आपको इसको याद करने के लिए देखिए एक है सी यानी कि चकमा और एक है हेजोंग। तो देखिए जो हेजोंग है यानी कि जो एच है वो हिंदूज है, तो एच फॉर एच है, आपको ये डायरेक्टली याद हो जाएगा। और जो सी है, सी इसका मतलब है चकमा, ये है बुद्धिस्ट, यानी कि देखिए सी से पहले क्या आता है, बुद्धिज्म आता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। सी फॉर क्रिश्चियनिटी होता है, बट ये क्रिश्चियंस नहीं है, ये एक पहले यानी कि बुद्धिज्म है। तो ये इसलिए इनको बुद्धिस्ट की तरह याद रखना है और हेजोंग को हिंदुइज्म की तरह याद रखना है। ये इंडिया के अंदर मेनली अगर देखा जाए तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वेस्ट बंगाल के अंदर पाया जाता है। और इंडिया के अलावा कुछ बांग्लादेश जैसा हमने बात किया, और इसके अलावा कुछ एरिया ऑफ म्यांमार के अंदर भी ये पाया जाता है। जब 1964-65 के अंदर जो बांग्लादेश है, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, उससे पहले वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, वहाँ पर ये सारी की सारी कम्युनिटीज़ पहले रहा करती थी। लेकिन बाद में वो वहाँ से भाग करके, बिकॉज वहाँ उनका लगातार प्रोसिक्यूशन हो रहा था, वहाँ से भाग करके वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आ गई। नो क्यों भागी वहाँ से, उसके दो रीजन हैं। फर्स्ट था कि जितना भी लैंड था उनका, ठीक है, लोग थे, उनका जो लैंड था, उनका लैंड जो है डेवलपमेंट के लिए छीन लिया गया पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान के द्वारा छीन लिया गया, बिकॉज वहाँ पर एक कप्ताई डैम बनाया जा रहा था। तो आपको ध्यान रखना है कप्ताई डैम कहाँ पर है, वो बांग्लादेश के अंदर प्रेजेंट है रिसेंटली, और पहले वो पाकिस्तान के अंदर प्रेजेंट था। जो एक कप्ताई डैम है वो कर्णफुली रिवर जो कि बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पर ये बनाया जा रहा था, और उसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों से, जो कि चकमा ट्राइब के लोग थे, उनसे उनका घर छीन लिया गया। अब जो हेजोंग्स थे वो रिलीजियस परसिक्यूशन को लगातार फेस कर रहे थे एज दे वर नॉन मुस्लिम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा हमने बात किया, ये हिंदूज हैं, तो ये नॉन मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम है, तो ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान आपको पता है कि इस्लामिक कंट्री है, तो वहाँ पर इस्लाम जो है मेजोरिटी के अंदर है। वहाँ पर वो सेकुलरिटी का कल्चर वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, वहाँ पर वो लोग इस्लामिज्म का कल्चर फॉलो करते हैं। तो जितने भी नॉन मुस्लिम्स होते हैं उन सबको माइनॉरिटी माना जाता है, तो हिंदूज आर ऑल्सो कंसिडर्ड माइनॉरिटी देयर, इसलिए इनका लगातार प्रोसिक्यूशन हो रहा था एंड दे डिड नॉट स्पोक बंगाली। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था 1947 में। एक जो था वो वेस्ट पाकिस्तान था, जो कि अभी पाकिस्तान बचा है, और एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश बन गया है। जो ईस्ट पाकिस्तान था, आपको पता है, जो हमारा जो वेस्ट बंगाल है उसके बहुत पास में था, और एक्चुअली हमारे वेस्ट बंगाल को ही डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। उसी में से एक पार्ट जो है उसको बाद में बांग्लादेश बना दिया गया। तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसका जो मेन लैंग्वेज था दैट वाज बंगाली। तो ऐसे सारे के सारे लोग जो कि बेसिकली हेजोंग थे, जो ना ही बंगाली बोल पाते थे ना ही वो नॉन मुस्लिम्स थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा रिलीजियस परसिक्यूशन किया जाता था, इसीलिए वो लोग भागकर अरुणाचल प्रदेश में आ गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, जब वो आए तो बहुत सारे केसेस वगैरह फाइल की गई। 2015 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बोला कि आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करो, बिकॉज वो अगर अपनी कंट्री को छोड़ के आप अगर आपकी कंट्री में आए हैं तो आप उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करो, ठीक है। चकमा और हेजोंग दोनों को प्रोवाइड करो। जो ऐसे लोग जो कि 1964 से लेकर 1969 के बीच में इंडिया के अंदर आते हैं किसी और कंट्री से, स्पेशली बांग्लादेश से, तो आप उनको प्रॉपरली सिटीजनशिप प्रोवाइड करो। नाउ आपको ध्यान रखना है, दे डिड नॉट डायरेक्टली कम इन टू द एम्बिट ऑफ CAA। जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था उसके अंदर डायरेक्टली चकमा और हेजोंग नहीं आए हैं। क्यों? बिकॉज ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश के अंदर आए हैं, और जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर डायरेक्टली CAA जो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? बिकॉज वहाँ पर इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट है, जहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसना चाहता है जो कि उस पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है, बाहर का है, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन लेने के बाद ही वो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर घुस सकता है। नाउ अब हम समझते हैं कि CAA जो है, ये हमारा जो यहाँ पर CAA है कि एग्जैक्टली है क्या। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था। CAA का जो अमेंडमेंट हुआ था 2019 के अंदर, उसी को बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019।
इसके अंदर कुछ एक ऐसी सेक्शन ऑफ कम्युनिटी थी जो कि दूसरे कंट्रीज में रह सकती थी, उनको इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात की गई। कौन कौन सी कम्युनिटीज थी? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड बी हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियन। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल 6 ऐसी रिलीजियस कम्युनिटीज हैं। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए मुस्लिम्स नहीं है, ठीक है, इस्लाम यहाँ पर नहीं है, तो उनको हटा दो अगर आप, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन 6 कम्युनिटीज़ को यहाँ पर बोला गया था कि आप प्रॉपरली आप इंडिया के अंदर आ सकते हैं, बट बशर्ते आप 3 कंट्रीज के होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ईदर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो इन कंट्रीज में से अगर कोई भी, अगर आप इन 6 कम्युनिटीज़ के अंदर कोई भी लोग हैं तो आप इंडिया के अंदर डायरेक्टली आ सकते हैं, ठीक है। यही एक्चुअली CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था। और लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि 2014 से पहले इंडिया के अंदर आने चाहिए, और हो सकता है कि अगर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा हो तो भी उनको बुलाया जा सकता है, लेकिन दिस एक्ट एक्सक्लूड्स मुस्लिम्स। आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम्स को ये एक्ट इंक्लूड नहीं करता है। नाउ आपको जैसा पता है कि जितने भी ओरिजिनल इमिग्रेंट्स थे जो कि उस टाइम से मतलब 1964 से लेकर 69 के बीच में जो बांग्लादेश से इंडिया आए थे, उनको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली है। बट जो इनके बच्चे वगैरह जो इंडिया के अंदर हुए हैं ना, दे आर डिसेंडेंट्स, तो बेसिकली उनका तो इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है, तो उनको तो बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट द पॉइंट इज कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनको तो अभी तक ओरिजिनल इमिग्रेशन का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला है, तो जो इनके बच्चे हैं इनको टेक्निकली अब तक बाय बर्थ सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए थी। बट पॉइंट इज इनको भी अभी तक वोटर्स की तरह भी रजिस्टर नहीं किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि 2004 के अंदर जितने भी रेफ्यूजीज इंडिया के अंदर है उन सबको वोटिंग राइट्स दिया गया था। तो क्वेश्चन कम्स कि क्या जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको वोटिंग राइट दिया जाता है इंडिया के अंदर? तो जी हाँ, रेफ्यूजीज के पास भी वोटिंग राइट्स है, और 2004 में उसको पहली बार दिया गया था। नाउ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जो लोकल पीपल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया था कि जितने जितने भी चकमा और हेजोंग हैं उनको जल्दी से जल्दी अरुणाचल प्रदेश से बाहर निकाल दो। तो बाहर निकाल दो ताकि जो हमारे जो स्टेट का जो सैंक्टिटी है वो बना रहे, ऐसा लोगों का डिमांड था। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश से उनको निकाल दिया जाए तो जाएंगे कहाँ? सबसे क्लोज जो उनके है वो असम है, तो वो असम के अंदर घुस जाएंगे। असम विल बी द डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल द अनवांटेड कम्युनिटीज इन द स्टेट, स्पेशली ऐसी लोग जो कि इनर लाइन परमिट को बिना जाने हुए वो स्टेट के अंदर घुस गए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश था, उसके अलावा मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब के सब ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर इनर लाइन परमिट लगा हुआ है। मतलब अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया में जाओगे भी तो आपको वहां पर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, वहां से। इसी इसी पर्टिकुलर रीजन के कारण मतलब बोला जा रहा है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से उनको बाहर निकाल भी दे तो एक्चुअली वो जाएंगे कहाँ पर, right? Now this was all from this topic. Now let's discuss the next topic that we have to talk about. It is about World Inequality Report 2022. Recently एक रिपोर्ट आया है, इनइक्वालिटी रिपोर्ट, हम इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाली बात यह है कि रिपोर्ट निकाला किसने है? दिस रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जिसका एम यह है कि वो प्रमोट करता है रिसर्च ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनामिक्स, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे कितना इनइक्वालिटी बढ़ रहा है उसके बारे में प्रॉपर्ली बात करता है। नाउ दिस रिपोर्ट प्रेजेंट्स द मोस्ट अप टू डेट सिंथेसिस ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स, ठीक है, टू ट्रैक ग्लोबल इनइक्वालिटीज। ग्लोबल लेवल पर जितने भी इनइक्वालिटी वगैरह हो रही है उन सबको प्रॉपर्ली ट्रैक करने का काम ये रिपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट के अंदर जो मेन जो इंडिया स्पेसिफिक जो फाइंडिंग आई है वो ये है कि इंडिया इज नाउ अमंग द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब इंडिया की पोजीशन लगातार डाउन हुई है, और इंडिया जहां पर जितने भी पहले कुछ कंट्रीज ऐसी इक्वालिटी के मामले में जो ऊपर आता था, अब वो अनइक्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा ऊपर आ रहा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें कि कितना ज़्यादा वेल्थ कौन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कि जो हमारे ग्लोबल लेवल मतलब लेवल पे जो हमारा पुअर हाफ है, मतलब 50% जो हाफ जो पुअर लोग हैं उनके पास पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2% पैसा है, और जो रिच लोग हैं उनके पास 76% ऑफ ऑल वेल्थ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है यहाँ पर। मतलब आधे से ज़्यादा लोगों के पास सिर्फ 2% पैसा है, और सिर्फ बहुत ही कम जो रिच लोग हैं उनके पास मेजॉरिटी ऑफ द पैसा है, मतलब 76% से ज़्यादा पैसा है। अगर हम रीजन वाइज चेक करें तो जो मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ अफ्रीका का पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अनइक्वालिटी है, ठीक है। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अनइक्वालिटी है, और जो यूरोप है उसके अंदर सबसे कम इनइक्वालिटी, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम जेंडर की लेवल की इनइक्वालिटीज़ की बात करें, जो वुमेन का शेयर है इन टोटल इनकम वो अभी भी काफ़ी कम है। देखिए 1990 से अगर हम कंपेयर करें तो 1990 में अराउंड 30% शेयर हुआ करता था वुमेन्स का, वो अब इंक्रीज होकर 35% के आसपास पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि 1990 से लेकर के हम फाइनली 2021 में पहुंच गए, यानी कि हम ऑलमोस्ट, ठीक है, 31 साल आ गए हैं, लेकिन स्टिल वी हैव नॉट बीन एबल टू इंक्रीज दिस पर्टिकुलर परसेंटेज। पहले हम 30% पे थे, अभी हम 35% के आसपास पहुंचे हैं, मतलब अभी हम उसके क्लोज भी नहीं पहुंचे हैं। नाउ सेकंड स्टेटमेंट ये आया हुआ है कि जो इनइक्वालिटीज विद इन कंट्री है, मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, दैट इज ग्रेटर, यानी कि वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनइक्वालिटी बिटवीन कंट्रीज। मतलब दो कंट्री के बीच में जो इनइक्वालिटी है उससे ज़्यादा इनइक्वालिटी तो एक कंट्री के अपने खुद के अंदर है, समझ रहे हैं। जो इंटरनल लेवल पर जो इनइक्वालिटी दैट इज मच मोर एज कम्पेयर टू कि इंटरनेशनल लेवल पर जितनी इनइक्वालिटी है।
At the same time, the gap between the average income of the top 10% and the bottom 50% जो है it has almost double. यानी कि जो टॉप 10% है पूरे वर्ल्ड का, जो सबसे रिचेस्ट है वो, और अगर जो सबसे नीचे वाले जो 50% है, दोनों का अगर हम गैप चेक करें कि कितना पैसा किसको मिलता है, तो जो टॉप वाले हैं, टॉप 10% है, वो ऑलमोस्ट 2 गुना ज़्यादा पैसा कमाते हैं एज कम्पेयर टू जो नीचे 50% के आसपास है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्राइसिस ऑन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के ऊपर कोविड क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जैसा हमें पता है कि कोविड पैंडेमिक ने एक इकोनॉमिक क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट हर पर्टिकुलर सेक्टर को उसने डायरेक्टली इफेक्ट किया है, बट विद वेरिंग इंटेंसिटी। मतलब कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को उसने बहुत ही हार्ड हिट किया है, कुछ को नॉर्मली हिट किया है। नाउ देखेंगे आप, यूरोप, लैटिन अमेरिका और साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये ऐसे एरियाज है विच हैज रिकॉर्डेड द लार्जेस्ट ड्रॉप इन नेशनल इनकम इन 2020। मतलब इनका नेशनल इनकम जो है लगातार बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इससे अगर आप नेशनल इनकम की बात करें, इट हैज़ डिक्रीज अराउंड -6% से लेकर -7.6% तक वो नीचे गिर चुका है। लेकिन जो ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, ऑल्दो देखिए हमें पता है कि चाइना के अंदर ही, चाइना एक ऐसी कंट्री मानी जाती है जिसके अंदर एक्चुअली कोविड हो सकता है कि स्टार्ट हुआ होगा, तो चाइना ईस्ट एशिया के अंदर आता है। तो ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं वो सब, ऑल्दो पैंडेमिक इसी एरियाज में बिगन हुआ था, इसके बावजूद वो अपने इस पर्टिकुलर साल 2020 को का जो पैसा है, जो मॉनेटरी टर्म्स में, उसको स्टेबलाइज करने में सक्सेसफुल रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कुछ इंडिया के स्पेसिफिक फाइंडिंग्स हम इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज की जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बात करते हैं। नाउ इंडिया जो है, इंडिया स्टैंड्स आउट एज अ पुअर एंड वेरी अनइक्वल कंट्री। मतलब इंडिया को पहली बात तो गरीब तो है इंडिया, साथ ही साथ बहुत ही अनइक्वल कंट्री की तरह बोला गया, बिकॉज पीछे हमने अभी डेटा देखा कि कितनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसके पास कितना कम पैसा, और जो कम पॉपुलेशन है, जो टॉप में पॉपुलेशन उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। जो टॉप 1% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारा, इट होल्ड्स मोर देन 1/5 ऑफ द टोटल नेशनल इनकम। मतलब जो हमारा सिर्फ 1% है, वो एक 1/5 से ज़्यादा पैसा वो अकेला रख लेता है। और जो बाकी बॉटम हाफ है, यानी कि जो नीचे के जो 50% है, वो सिर्फ 13% पैसा ही अपने पास रखते हैं। मतलब इतना कम पैसा है उनके पास। अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब की, एलपीजी की बात करें, जितने भी रिफॉर्म्स 1991 में लिए गए थे, उसके ज़्यादातर जो बेनिफिट्स हुए हैं, दैट हैज़ गॉन टू अराउंड टॉप 1%। मतलब जो ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल थे उन्हीं को ज़्यादा सक्सेस मिला है, जो नीचे थे वो बहुत ही कम ऐसे हैं जो ऊपर उठ पाए हैं। अगर हम एवरेज हाउस होल्ड वेल्थ की बात करें जो एनुअल लेवल पे है, तो एक पर्टिकुलर फैमिली जो पैसा खर्च कर पाती है, दैट इज अराउंड 9,83,010। ठीक है, इतने रुपीज़ खर्च कर पाती है पूरे के पूरे हाउस होल्ड को मिला करके। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द डी रेगुलेशन एंड द लिबरलाइजेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड सिंस द मिड 1980s हैव लेड टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इंक्रीजेस इन इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी ऑब्जर्व्ड इन एंटायर वर्ल्ड। मतलब लगातार 1998 से लेकर 2010 के बीच में जितना भी हमने लगातार इनइक्वालिटी को इंक्रीज किया है, उसी कारण जो हमारा रूरल एरियाज है वो लगातार नीचे की तरफ उठा है, और जो अर्बन एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं कर पाया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम इंडिया के स्पेसिफिक जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें, कि जो फीमेल लेबर फोर्स है, दैट इज इक्वल टू अराउंड 18%। मतलब अराउंड 18% ऐसी लेबर फोर्स है जो कि फीमेल है, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द एशिया का जो एवरेज है, दैट इज अराउंड 21%। अगर हम पूरे एशिया में चेक करें तो अराउंड 21% वुमेन ऐसे हैं जिनको काम मिला है। इंडिया के अंदर सिर्फ 18% ऐसी हैं जिसको काम मिला है, लेकिन चाइना का जो डेटा है इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। आपको ध्यान रखना है, दिस वैल्यू इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब हमने जो 18% का जो काम सिर्फ दे पाए हैं अभी तक वुमेन्स को, दिस वैल्यू इज वेरी लो, वेरी लो। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड से अगर कंपेयर किया जाए तो बहुत ही नीचे है। सेकंड इज कि राइज ऑफ प्राइवेट वेल्थ। अगर प्राइवेट वेल्थ की बात करें, लगातार प्राइवेट वेल्थ जो है इंक्रीज हुआ है इंडिया के अंदर, स्पेशली इमर्जिंग इकोनॉमीज के अंदर, लाइक चाइना, इंडिया, इन सब के अंदर लगातार इंक्रीज हुआ है। चाइना जो है, इट हैज़ हैड द लार्जेस्ट इंक्रीज इन प्राइवेट वेल्थ इन रिसेंट डिकेड्स। अगर सबसे किसी एक कंट्री को देखना होगी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्राइवेट वेल्थ इंक्रीज हुआ है, दैट इज चाइना। द प्राइवेट वेल्थ जो है इंडिया के अंदर जो इंक्रीज हुआ है, दैट इज अराउंड 1980 के अंदर वो 290% पैसा था उनके पास, और 2020 आते आते अराउंड 560% पैसा हो गया। मतलब यही पैसा जो है लगातार, मतलब अगर ₹1 लगाते हैं तो वो 290 बन गया, और 2020 आते आते वही ₹1 जो है ₹560 बन गया। मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक दैट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इज पिनाका। नाउ दिस इज अ एक्सटेंडेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसके बारे में हम प्रॉपर्ली बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, एक इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर है जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, और ये इंडियन आर्मी के लिए इसको बनाया गया है। इंडिया के अंदर जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर एक बॉडी है जो कि काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज ARDE, दैट इज आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। यही वो पर्टिकुलर बॉडी है जिसने एक्चुअली पिनाका एक्सटेंडेड वर्जन को बनाया है रिसेंटली। नाउ DRDO ने पिनाका को जो बनाना स्टार्ट किया था, अराउंड 1980s में ही स्टार्ट किया गया था, जब जो रशियन मेड जो रॉकेट लॉन्चर है इंडिया के पास, उसका नाम है ग्रैड एंड स्मर्च। ठीक है, देखिए आपको ध्यान रखना है, ग्रैड एंड स्मर्च वो रॉकेट लॉन्चर है जो इंडिया भी रिसेंटली यूज़ करती है अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स को ब्लास्ट करने के
के लिए। बट पॉइंट इज कि 1980s में इंडिया ने अपना खुद का बनाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, बिकॉज जो ये रशिया वाला था ना वो लगातार अपने फॉल में नीचे हो रहा था, मतलब अपने उसका जो भी वेरियस उसके पास जो भी यूनिकनेस था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया था। तो जो पिनाका का जो MBRL है, दैट इज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, इट इज माउंटेड ऑन अ टाटा का ट्रक फॉर इट्स मोबिलिटी। अब देख सकते हैं ये एक ट्रक होता है जो कि इसी के ऊपर इस पूरे के पूरे रॉकेट लॉन्चर को प्रॉपरली स्टैब्लिश किया जाता है। पिनाका की बात करें तो इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड विद अ रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर, अराउंड 40 किलोमीटर के रेंज के लिए इसको बनाया गया था, बट लगातार इसका रेंज को इंक्रीज करने की कोशिश की है और अभी हम रिसेंटली 70 to 80 किलोमीटर तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और हम अराउंड 110 किलोमीटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एक बार में। ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है टोटल 12 हाई एक्सप्लोजिव रॉकेट्स को लॉन्च कर सकता है इन अराउंड 44 सेकंड्स, मतलब 44 सेकंड्स का टाइम लेता है, जिसके अंदर ये 12 रॉकेट्स को लगातार लॉन्च कर सकता है। लेकिन रिसेंटली DRDO ने एक नया सक्सेसफुल ट्रायल किया है जिसके अंदर उन्होंने एक साथ में 24 रॉकेट्स को भी लॉन्च किया है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बट उसका मेन जो है बेसिक है वो 12 रॉकेट लॉन्च कर सकता है, बट रिसेंटली एक अपडेट किया है कि जिसके अंदर उन्होंने 24 रॉकेट्स को एक साथ लॉन्च किया है। और पिनाका जो है इट इज अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसके बारे में हमने बात किया। इट वॉज सक्सेसफुली यूज्ड ड्यूरिंग द कारगिल वॉर इन 1999। इंडिया पाकिस्तान का जो 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था उसके अंदर भी इस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को यूज किया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। अगर हम पिनाका की बात करें ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर आता है। तो पहले सबसे पहले मार्क 1 आया था जिसका रेंज अराउंड 48 किलोमीटर्स के आसपास था, ठीक है। फिर से एक मार्क 1 नाम का जो मार्क आई के रोमन 1 के मतलब नॉमेनक्लेचर के साथ आया था, उसका रेंज को इंक्रीज करके अराउंड 60 किलोमीटर कर दिया गया। मार्क 2 आया, उसका रेंज 90 किलोमीटर कर दिया गया। एंड फाइनली मार्क 3 जो कि बनाया जा रहा है, इसका रेंज अराउंड 120 किलोमीटर्स के को करने की कोशिश की जा रही है। इसका रेंज धीरे धीरे और इंक्रीज किया जाएगा। अगर हम इसके बैटरी की बात करें, पिनाका का एक बैटरी होता है, इंडियन आर्मी इस बैटरी को ऑपरेट करती है और एक बैटरी के अंदर टोटल 72 रॉकेट्स होते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पिनाका का जो बैटरी होता है उसके अंदर टोटल मिला के 72 रॉकेट्स होते हैं और एक बैटरी के अंदर टोटल 6 लॉन्चर्स होते हैं, ठीक है। अगर एक बैटरी को अगर हम पूरी तरीके से ब्लास्ट करते हैं, मतलब एक बैटरी को ब्लास्ट करने पर जो 6 लॉन्चर्स जाएंगे वो टोटल 1000/800 मीटर का जो एरिया है पूरे उस एरिया को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मतलब पूरे एरिया को न्यूट्रलाइज करके बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अगर हर एक पिनाका बैटरी की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ 6 लॉन्चर व्हीकल्स, मतलब एक बैटरी के अंदर टोटल 6 लॉन्चर्स हैं, ठीक है। हर लॉन्चर के अंदर टोटल 12 रॉकेट्स हैं, तो एक लॉन्चर के अंदर टोटल 12 रॉकेट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं एक जो बैटरी थी इसके अंदर टोटल 6 लॉन्चर्स थे और एक लॉन्चर के अंदर टोटल 12 रॉकेट्स हैं, ठीक है। तो एक बैरल के अंदर टोटल नंबर ऑफ रॉकेट्स कितने हो गए, 12 इंटू 6, तो ठीक है, 12 इंटू 6 किया तो 72 रॉकेट्स, मतलब एक बार में वो 72 रॉकेट्स को एक साथ लेकर मूव कर सकता है और उसके बाद जरूरत पड़े तो उस पर किसी पर भी अटैक कर सकता है। नाउ इसके अलावा देयर विल बी 3 रिप्लेनिशमेंट व्हीकल्स, ठीक है। पीछे पीछे जो अगर जहां पर भी पिनाका जाएगा उसके साथ में 3 ऐसे व्हीकल्स होंगे जो उसके बिल्कुल साथ जाएंगी, अगर जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी को चेंज किया जा सके। इसके अलावा टोटल 2 कमांड पोस्ट व्हीकल्स होंगी, ठीक है, जिसमें एक हमेशा स्टैंड बाई पे रखा जाएगा और एक फायर कंट्रोल कंप्यूटर रखा जाएगा। ऑब्वियसली दिस इज एक ऐसा वेपन जिसके अंदर आग लग सकती है एंड ऑल, तो उस चीज़ से बचने के लिए एक ऑलरेडी प्रिकॉशन वगैरह लेके जाया जाता है। इसके अलावा इंडियन आर्मी हैज़ प्लान्स टू ऑपरेट टोटल ऑफ 16 रेजिमेंट्स ऑफ पिनाका बाई 2022, यानी कि 2022 अगले साल आते आते टोटल 16 ऐसे रेजिमेंट्स खोलना है जो कि पिनाका स्पेसिफिक रेजिमेंट्स होंगे, ठीक है। और उसको अगले 6 साल यानी कि 2028 आते आते इसको इंक्रीज करके 22 ऐसे खोल ले लें बटालियंस या फिर ऐसे रेजिमेंट्स खोल लेने हैं जिसके अंदर पिनाका को ऑलरेडी इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि जो हमारा जो अभी हम जिसको यूज़ करते हैं उसका नाम है MLRS रेजिमेंट्स, जो कि हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसको धीरे धीरे रिटायर किया जा रहा है और अब एक नया यानी कि पिनाका को लाने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको आज का पूरा पूरा डिस्कशन प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। आज के जितने भी जो हम टॉपिक्स हमने उसको प्रॉपर्ली पढ़ा है उसको हम रिवीजन के फॉर्म में रिवाइज कर लेते हैं। आपको इसके आंसर ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं, इसके आंसर आप कमेंट बॉक्सेस में दे सकते हैं, इसको हम कल वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑपरेशन देवी शक्ति हैज बीन लॉन्च्ड to give medicines to Afghanistan. Second is India and Afghanistan have bilateral trade worth $1 billion. Third is India is the largest producer of pepper in the world. Fourth is India is among world's most equal countries in World Inequality Ranking 2022. And final question is that currently India uses GRAD and SMERSH multi-barrel rocket launcher system. इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में देने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल है, इट हैज स्टार्टेड अ फंड विद मोर देन $400 million फॉर प्रोजेक्ट्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि एक ऐसा फंड है जिसको डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने में काम किया जा रहा है, ठीक है, यूज़ किया जा रहा है। सेकंड इज एनी कंट्री कैन नॉट एक्स्ट्राडाइट एनी सिटीजन हु इज नॉट इट्स सिटीजन। जी नहीं,
नहीं, गलत स्टेटमेंट है। अगर दो कंट्री के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है जहां पर एक एक्स्ट्राडिशन की बात की गई है, तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को वहां पर एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है जिसके अगेंस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री के पास सबूत है। थर्ड क्वेश्चन इज कि इंडिया डज नॉट हैव एनी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी इन प्लेस, ये गलत स्टेटमेंट है। 1962 का ट्रीटी इंडिया के पास ऑलरेडी है, इंडिया एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, जिसके तहत कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो कि इंडिया से बाहर चला जाए उसको कैसे बाहर से वापस लाना है, ये सारी किस तरह चीज़ें प्रॉपर्ली मैंशनड है। फोर्थ क्वेश्चन इज कि सेक्शन 124A यानी कि जो सेडिशन का लॉ था, इट वाज इंसर्टेड इन 1816 आईपीसी, आपको ध्यान रखना है, गलत स्टेटमेंट है। आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि जो आईपीसी है यानी कि जो इंडियन पीनल कोड है उसको 1860 के अंदर बनाया गया था, लॉर्ड मैकॉले ने इसको बनाया था, बट पॉइंट इज उस टाइम इसको यानी कि सेक्शन 124 के इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। 10 साल के बाद 1870 के अंदर सर जॉन नाम के एक पर्सन आए थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर चीज़ को इंक्लूड किया था 10 साल के बाद, तो ओरिजिनल आईपीसी के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पब्लिक ऑर्डर कम्स अंडर लिस्ट 2 इन 7th शेड्यूल, यस दिस इज टोटली राइट स्टेटमेंट। जो पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है, ये दोनों ही चीज़ें जो है लिस्ट 2 यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर आती है इन 7th शेड्यूल। नेक्स्ट इज जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड इन पेरिस कॉन्फ्रेंस इन 2015, जी हाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कल हमने इसके बारे में बात की थी कि इंडिया प्लस फ्रांस दोनों ने मिलकर 2015 के अंदर जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर ही उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को बनाने की बात की गई थी। एंड द फाइनल क्वेश्चन वाज दैट आईएसए कंसिस्ट ऑफ ओनली दोज कंट्रीज व्हिच लाई बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जी नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कल हमने इसके बारे में बात की थी कि टोटल 101 कंट्रीज हो चुकी हैं, जो लेटेस्ट कंट्री दैट इज यूएसए, और जैसा हमें पता है कि यूएसए से ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है ना ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, पर इसके बावजूद वो हमारे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाया गया है। आप आई होप आपको सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।